एक दिन मैं खाना बना रही थी कि दरवाज़ा बजा। जब दरवाज़ा खोला तो मेरे पति मोहित सामने खड़े थे। साथ में एक और आदमी भी था। मुझे देखकर वो दरवाजे की ओट में हो गया। तभी मेरे पति बोले, आज ऑफिस से जल्दी आना हो गया, अचानक मेहमान आ गया था। क्या खाना तैयार है? जी तैयार है लगभग, ये कहकर मैं रसोई घर में चली गई और मोहित दोस्त को लेकर बैठक में जा बैठे। उन्होंने खाना खाकर मेहमान को बैठक में पड़े बेड पर आराम करने को कहा और मुझे उस दोस्त के बारे में बताया कि ये करण मेरे बचपन का दोस्त है। आजकल बुरे हालात का शिकार है तो अब मेरे पास आया है। यहाँ ना तो उसके रहने का ठिकाना है और ना ही काम का। मैं परेशान हूँ कि इसको कहाँ ठहराऊँ। बैठक में ठहरा लीजिए, मैंने पति को परेशान देखकर कहा। वो भी एक तरह से रजामंदी लेना चाह रहे थे क्योंकि मेहमान के खाने का इंतज़ाम तो मुझे ही करना था। मोहित संतुष्ट हो गए और बोले कि मैंने उसे तसल्ली दी है कि जब तक तुम्हारे काम का इंतज़ाम नहीं हो जाता तब तक कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मेरे पास रह जाओ। रहने का ठिकाना, काम सब भगवान के उपकार से हो जाएगा। मोहित ने घर की बैठक करण के लिए खाली कर दी और मैं सुबह शाम खाना पका कर भिजवाने लगी। 3 महीने ये आदमी हमारे घर मेहमान रहा। उसकी हालत कुछ ठीक हुई तो उसने तल्लीनता से नौकरी की तलाश शुरू कर दी। मोहित भी अपने जानने वालों से कहते थे कि मेरे दोस्त करण को नौकरी की ज़रूरत है, कहीं काम हो तो मदद करना। आखिर उनकी कोशिशें रंग लाईं और करण को एक विभाग में अच्छी नौकरी मिल गई। पैसों की तंगी दूर हो गई तो वो रहने का ठिकाना ढूंढने लगे। तभी मोहित ने अपनी मकान मालकिन से जिक्र किया क्योंकि हमारे बराबर वाला मकान खाली पड़ा था। उस औरत ने यह घर करण को ठीक ठाक किराए पर दे दिया। इस तरह अब वो हमारा पड़ोसी बन गया। उसके पड़ोस में खुद मकान मालकिन रहती थी। सब कुछ तो हो गया, लेकिन अब एक प्रॉब्लम इसे थी कि उसे खाना बनाकर देने वाला कोई न था। मैं भी चाहती थी कि वो अपना कोई इंतज़ाम कर ले। उसे भी शर्मिंदगी होने लगी थी। कहता था कि भाभी ने बहुत ही परेशानी उठाई है, अब और उन्हें परेशान नहीं करना चाहता। आखिर मोहित ने सलाह दी कि करण तुम शादी कर लो, कब तक कोई तुम्हें खाना खिलाएगा और कब तक होटल का खाना खा पाओगे। इस पर वो हंसते हुए बोला, मोहित यार, मेरा कौन है जो मेरी शादी करेगा भाई। ये तो वही बात हुई, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इन्हीं दिनों मेरी छोटी बहन इलाज के लिए गांव से हमारे घर आई हुई थी। वो कुछ समय से बीमार रहती थी। मोहित ने मुझसे जिक्र किया कि तुम कहो तो मैं करण से बात करूं, पहले अपनी माँ से सलाह ले लो। वो मान जाए तो कोमल की शादी करण से हो सकती है। मैंने कहा लेकिन मुझे नहीं पता कि आपका दोस्त कैसा आदमी है। अरे भाई, बहुत शरीफ आदमी है, हम बचपन से साथ खेले हैं, उसके आगे पीछे कोई नहीं है। 3 महीनों में तुमने भी उसे जांच पर रख लिया होगा, कोई बुरी आदत भी उसमें नहीं है। ठीक है, मैं माँ और बहन से बात करती हूँ, तुम बाद में दोस्त से बात करना। मैंने माँ से बात की तो वो बोली, कौन माँ नहीं चाहती कि उसकी लड़की उस समय पर ब्याह ही ना जाए। तुम्हें पता है कि 2-3 महीने से तुम्हारी बहन कुछ बीमार रहने लगी है, तभी यहाँ लाई हूँ, पहले ये ठीक हो जाए। हाँ माँ, इलाज होगा तो ठीक हो जाएगी। आपने आखिर से बयाना तो है। फिर तुम और मोहित खुद सोच समझ कर रिश्ता तय कर लो। हमारे हालात का तुम लोगों को पता है, उसकी आप चिंता ना करें। आप सहमत हैं तो मैं मोहित से बात कर लेती हूँ। यूँ मैंने मोहित से और उन्होंने करण से इस रिश्ते के बारे में बात की। जब जवाब में करण चुप रहा। इस चुप्पी का क्या मतलब है यार? मेरी साली देखी भाली है, अपने घर की लड़की है। अगर तुम शादी करना चाहते हो तो मुंडी हिला दो, तेरा घर आबाद हो जाएगा और खाने पीने की मुश्किलों से भी जान छूट जाएगी। करण ने कहा, जो तुम ठीक समझो, मुझे स्वीकार है। अब तुम मेरे ही भाई भी हो और दोस्त भी। बात इतनी जल्दी बन जाएगी, मुझे अंदाज़ा भी ना था कि कल तक जो मेहमान था अब हमारे घर का एक सदस्य बनने जा रहा था। करण ने मोहित से भी यही कहा था कि मेरे हालात से तो तुम तो जानते हो, अभी मेरी नौकरी लगी है, इसकी तुम चिंता मत करो, वो सब इंतज़ाम हो जाएगा। तुम सहमत हो तो फिर मैं सास और साली से बात कर लेता हूँ। इस तरह करण की शादी मेरी बहन कोमल से हो गई। गहने कपड़े सब मैंने अपनी तरफ से बहन को दिए क्योंकि करण के पास इन सब चीज़ों के लिए पैसे ना थे। लड़के की तरफ से शादी का खर्चा भी हमने किया। मुझे यकीन था कि कोमल शादी के बाद खुशी मिलने से ठीक हो जाएगी क्योंकि उसकी शादी की उम्र निकली जा रही थी और मेरे माँ बाप को वित्तीय स्थिति ठीक न होने के कारण कोई अच्छा रिश्ता भी नहीं मिल रहा था। ऐसे समय में अक्सर लड़कियां ना उम्मीद होकर बीमार पड़ जाती हैं और इनकी बीमारी किसी की समझ में नहीं आती। ऐसे ही शादी के बाद कोमल की रंगत लाल होने लगी और वो सेहतमंद दिखाई देने लगी। मोहित ने भी यही सोचा था कि उसकी ज़रा सी कुर्बानी से, यानी शादी का खर्चा उठाने पर, दोस्त का घर बस जाएगा और ससुराल भी खुश हो जाएगा कि उनकी बेटी को अच्छा वर मिल गया है। दोनों का घर बस गया। करण और कोमल खुश रहने लगे और अपनी दुनिया में मगन हो गए। हम भी खुश थे कि चलो अच्छा हुआ ये बेल मुंडेर चढ़ी। मोहित ससुरालियों के साथ भी हंसमुख था और ससुराल वाले भी खुश थे
क्योंकि कोमल शादी के बाद खुश थी। 1 साल बाद उसने बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उसने किरण रखा। वो बहुत प्यारी सूरत वाली गोल मटोल सी थी। हमारे घर कोई बच्चा न था। मैं उसे घर ले आती, घंटों अपने पास रखती। मुझे अपनी भांजी बहुत प्यारी लगती थी। अब तो वो हर समय मेरे पास ही रहती। वो मुझसे इतनी घुल मिल गई थी कि जब रात को सो जाती तब कोमल उसे उठा कर ले जाती। अब वो 2 साल की हो गई थी और मेरी इतनी आदी हो गई थी कि 1 मिनट भी मेरे बगैर न रहती। भगवान की करनी कि मेरी बहन फिर से बीमार रहने लगी और उसकी बीमारी इतनी बढ़ी कि सूख कर कांटा हो गई। डॉक्टर ने कैंसर बताया और वो 8 महीने बाद चल बसी। जवान मौत पर सभी दुखी थे, लेकिन करण का तो घर उजड़ गया था और किरण बेसहारा हो गई। तभी करण ने उसे पूरी तरह मुझे सौंप दिया कि अब ये आप ही की बच्ची है, आप ही को इसकी परवरिश करनी है। बहन की मृत्यु और भांजी के बिन माँ के हो जाने पर मैं बहुत रोया करती थी। मोहित भी उदास थे कि उनके प्यारे दोस्त का घर उजड़ गया था। इस दुख के समय में मोहल्ले वालों को भी पता चल गया था कि हम आपस में रिश्तेदार हैं। कोमल ने मरने से 1 दिन पहले करण से वादा लिया था कि मेरी बच्ची की को दीदी को दे देना और ख़ुद जहाँ मर्जी हो शादी कर लेना। साल भर बाद मैंने और मोहित ने करण को सलाह दी कि वो दोबारा शादी कर ले। बच्ची तो हमारे पास है, मगर उसने मना कर दिया। उसका कहना था कि अब मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजार लूँगा। कुछ समय बाद पता चला कि वो घर की मालकिन मधुश्री जी के घर भी आता जाता है। उसका पति विदेश कमाने गया हुआ था। वो घर में बच्चों के साथ अकेली रहती थी। हमने इन दोनों के बारे में बातें सुनी तो मोहित ने करण से पूछा तो वो अचंभित हो गया। कहने लगा, ऐसी कोई बात नहीं है, लोग तो ऐसे ही बात का बतंगड़ बना लेते हैं। उस बेचारी का पति परदेश में है, उसे बाहर के काम करवाने होते हैं तो मुझसे कह देती है, मैं कर देता हूँ। बस इतनी सी बात है जिस पर लोग हमें बदनाम कर रहे हैं। मोहित ये सुनकर चुप हो गए। हालांकि लोगों ने ये तक कहा था कि मधुश्री रात में भी करण के घर आती जाती है। मोहल्ले और आस पड़ोस के लोगों ने देखा था, तभी कुछ कहा था। सर्दियाँ आ गई। करण ने मुझसे कहा कि दीदी मेरी रज़ाई धुलवा कर भरवा दो, मुझे रात को सर्दी महसूस होने लगी है। मैंने कहा, भैया मकान और पेटी की चाबियाँ दे जाना, मैं जाकर रज़ाई निकाल लूँगी। उसने मुझे चाबियाँ दे दी। मैं उसी दिन गई और बिस्तरों वाली पेटी में से रज़ाई निकालने लगी। जैसे मैंने एक रज़ाई बाहर निकाली तो उसके अंदर से कई लेटर निकलकर ज़मीन पर गिर पड़े। मैं ये देखकर घबरा गई। ये मधुश्री ने लिखे थे, जो करण के नाम थे। शादीशुदा औरत और 2 बच्चों की माँ, जिसका पति उसे सुख पहुँचाने की खातिर परदेश में था। उसका एक गैर आदमी से इस तरह की जान पहचान देखकर मुझे उस मकान मालकिन से बहुत नफरत महसूस हुई। साथ ही वो अपने बहनोई के अच्छे चरित्र के बारे में जो राय थी वो भी मिट्टी में मिल गई। मैं तो करण को बहुत अच्छे चाल चलन का और उसे अच्छा इंसान समझती थी। इन लेटर्स में हमारे घर की भी बातें थीं। मैं ये सारे लेटर उठाकर घर ले आई। जब करण को पता चला कि मैं लेटर्स उठाकर लाई हूँ तो वो बहुत गुस्सा हुआ और हमसे झगड़ पड़ा और अपने गहने जो हमारे पास थे मांगने लगा। जो उसकी रकम हमारे पास अमानत रखी थी वो भी हमसे ले ली। यही नहीं, अपनी बच्ची भी लेकर चला गया। हमसे बोलचाल भी बंद कर दी और बच्ची को मधुश्री को सौंप दिया। मेरे लिए ये सब कुछ बहुत पीड़ादायक था। बच्ची आंखों के सामने साथ वाले घर में रोती रहती और हम उसे अपने पास नहीं ला सकते थे। वो मुझे माँ कहकर बुलाती थी। वो माँ माँ की आवाज़ें देती रहती और मैं दीवार से उधर उसकी पुकारें सुनकर रोती और तड़पती रहती। मोहित से मेरी हालत देखी नहीं जाती थी। आखिर उन्होंने ये फैसला कर लिया कि करण से लड़ने के बजाय घर ही बदल ले, ताकि ना बच्ची की आवाज़ हमारे कानों तक आएगी और ना ही झगड़ा होगा। हमारा सिर्फ यही कसूर था कि हमने करण को समझाया था कि वो एक गैर औरत से गलत संबंध में ना रहे, क्योंकि ये बुरी बात है और बुरी बातों का अंजाम बुरा ही होता है। बस हमारी यही नसीहत उसे हमसे दूर कर गई। जिस दिन हम घर छोड़कर जा रहे थे सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। सबने पूछा, क्या बात है, क्यों तुम मकान बदल रहे हो, इतने समय के साथ है, जाने अब कैसे लोग आएंगे। हम उन्हें क्या वजह बताते। यही कहा कि मजबूरी है इसलिए जा रहे हैं। मोहित कुछ सामान लेकर चले गए। बाकी सामान और मुझे उन्होंने दूसरे चक्कर में ले जाना था। जब वापस आए तो देखा कि मेरा अच्छा खासा झगड़ा मधुश्री से हो चुका है। जब किसी मामले में औरतें बोल पड़े तो बात जल्दी ख़त्म नहीं होती। मोहल्ले की औरतें जमा हो गई। सबने कहा कि 8 साल तुम लोग रहे, आपस में कोई झगड़ा नहीं हुआ, आखिर क्यों आप घर क्यों छोड़ कर जा रहे हो, और अब झगड़ा भी हो गया। तब मैं फट पड़ी कि ये औरत अपने पत्र मांग रही है जो इसने मेरे बहनोई करण को लिखे हैं, मगर मैं नहीं दूंगी क्योंकि इन पत्रों में हमारी बातें भी लिखी हुई हैं। अगर दूंगी तो करण को दूंगी, क्योंकि मैंने उसकी बिस्तरों वाली पेटी से नहीं उठाए थे। ये मांगने वाली कौन होती है? अगर आप लोगों को यकीन नहीं आता तो सारे पत्र आपको भी दिखा सकती हूँ। मेरे कहने से तो तूफान ही आ गया
और बात मारधाड़ तक पहुंच गई। जब मोहित पहुंचे तो हमारी लड़ाई और हाथापाई हो रही थी। मोहित ने मुझसे कहा, राधिका, मुझे तुम्हारी नादानी पर बहुत अफसोस है। जब मैंने तुमसे कहा था कि झगड़ा ना करना और लेटर्स की कोई बात मुंह से मत निकालना, तो ये बात तुम्हारे मुंह से क्यों निकल गई? असल में मुझे तो अपनी नन्ही भांजी से जुदाई का बहुत दुख था, जो इस औरत के कब्जे में थी, जबकि ये उसकी कुछ भी नहीं लगती थी। ये बच्ची को मेरे पास आने भी ना देती थी। बस इसी गुस्से के कारण ने मुझसे ऐसी बात खुलवा दी। हम नए मकान में चले गए, मगर मैं यहाँ आकर बिल्कुल खुश न थी। बहुत उदास और बुझी बुझी रहती थी। किरण की जुदाई और बहन की मौत ने मुझ पर बुरा असर डाला था। मैं अपनी स्वर्गीय बहन की निशानी से बहुत प्यार करती थी। कुछ महीने तो मैं इस दुख में घुलती रही, फिर आखिर बर्दाश्त न कर सकी, तभी एक दिन अपने पुराने मोहल्ले चली गई। जैसे ही रिक्शा पुराने घर के पास रुका, किरण जो बाहर खड़ी थी उसने मुझे पहचान लिया और माँ कहती दौड़ती हुई आकर रिक्शे में चढ़कर बैठ गई। उसकी मोहब्बत से बेकाबू होकर मुझे जाने क्या सूझी, दिल पर काबू न रहा। मैं आनन फानन उसी रिक्शे में उसे अपने साथ घर लेकर आ गई। जब मोहित घर लौटे तो ये हादसा हो चुका था। उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा और बोले, तुमने ये क्या हरकत की है? अब तुम्हारा बहनोई हम पर अपनी बेटी की किडनैपिंग का केस कर देगा। मैं तो बच्ची को मोहब्बत में उठा लाई थी, मगर करण भाग दौड़ में लग गया, क्योंकि आस पड़ोस की औरतें भी देख रही थीं कि मैं करण की बेटी को रिक्शे में बिठा कर ले जा रही थी। बस मेरे बहनों ने हम पर बच्ची की किडनैपिंग का केस दर्ज करा दिया। तभी मोहित भागते हुए उसके पास गए कि ऐसा ना करो, मेरी पत्नी मोहब्बत से मजबूर होकर भांजी को ज़रा देर के लिए ले आई थी। मैं खुद अभी उसे वापस पहुंचाने आ रहा था। तुम परेशान न हो और बात थाने तक न ले जाओ। मगर वो जिद कर रहा था कि थाने चलो, बात वहीं होगी। बड़ी मुश्किल से मोहित ने उसे समझाया कि आइंदा ऐसा नहीं होगा। कल सुबह ही हम तुम्हारी बच्ची को तुम्हारे हवाले कर देंगे। उसने कहा, ठीक है, तुम बच्ची को 1-2 दिन रख लो ताकि मैं केस को ख़त्म कर दूं। 2 दिन गुजरे थे। दोपहर के बाद जब मोहित ऑफिस से घर आ गए थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने दरवाज़ा खोला और देखा कि करण बहुत घबराया हुआ खड़ा है। तन पर पूरे कपड़े भी मौजूद नहीं है, न पैर में चप्पल है। मोहित उसकी हालत पर हैरान रह गए। पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है, करण ने जवाब दिया। तुम ठीक कहते थे, बुरे काम का अंजाम बुरा होता है। मैं फंस गया हूँ, मुझे अब सिर्फ तुम ही बचा सकते हो। मोहित उसे अंदर ले आए, पानी पिलाया, अपने कपड़े दिए और तसल्ली भी दी कि हमारे बीच चाहे जो भी बात हो, मैं फिर भी तुम्हारी हर तरह से मदद करूँगा। बताओ तो सही, बात क्या है? करण ने बताया कि आज दोपहर में मैं मधुश्री के साथ अपने घर में मौजूद था कि अचानक बगैर इन्फॉर्म किए उसका पति घर में आ गया। मैंने दरवाजे की कुंडी सही तरह से नहीं लगाई थी। वो आंगन से होता हुआ कमरे में हमारे सरों पर आ पहुंचा। हम तो निश्चिंत बैठे थे कि उसका पति विदेश में है। तभी अचानक पहाड़ टूट पड़ा, हमारे दिमाग सुन रह गए। दरअसल वो बगैर इन्फॉर्म किए आ गया। घर पहुंचा तो उसके बच्चों ने बताया कि माँ साथ वाले मकान में करण अंकल से मिलने गई हैं। बच्चों को पता था कि वो अक्सर दोपहर में मेरे घर आ जाती थी और उनसे कहती थी कि घर का ध्यान रखना, बाहर मत निकलना। जब उस आदमी ने अपनी पत्नी को मेरे साथ देखा तो गुस्से से पागल हो गया। मैं किसी तरह बचकर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन उसने पता नहीं अपनी पत्नी को कितना मारा कि मोहल्ले वाले इकट्ठा हो गए थे। मैं तो उस जगह जाने से डरता हूँ। मेरे मकान का दरवाज़ा खुला पड़ा है, वहाँ सब सामान, गहने, नकदी सूटकेस में है। तुम किसी तरह उस मोहल्ले में जाकर पता करो कि क्या हुआ है। मैं तो वहाँ नहीं जा सकता, लोग मुझे मारेंगे, मोहल्ले भर में चर्चा होगी। मोहित ने उसी समय बाइक निकाली और पुराने मोहल्ले चले गए। वहाँ जाकर सिचुएशन देखी, करण के मकान की बेल बजाई। वहाँ कोई होता तो खोलता। इतने में मोहल्ले के 3-4 आदमी इकट्ठा हो गए। शायद वो ताक में थे कि वो आए तो उससे 2-2 हाथ करें। मोहित ने उनसे कहा कि आपको तो पता है कि करण का मुझसे झगड़ा हो गया था, इसी वजह से मैं ये घर छोड़कर चला गया था। आज किसी काम से करण के घर आया हूँ। काम ये था कि करण ने अपनी बच्ची की किडनैपिंग का केस हम पति पत्नी पर दर्ज कर दिया था, जबकि मेरी पत्नी अपनी भांजी को मोहब्बत की वजह से उसे अपने साथ ले गई थी। मैं इस सिलसिले में करण से मिलना चाहता था, मगर यहाँ तो हालत कुछ और मालूम होते हैं। मोहल्ले वालों ने करण को खूब गालियाँ दी और कहा कि वो तुम्हारा ही जाने वाला था, तुम्हें उसका सामान यहाँ से उठा कर ले जाओ, वरना हम उसके सामान को आग लगा देंगे। हम किसी तरह उसे दोबारा इधर देखना नहीं चाहते, वरना खून खराबा होगा। एक शरीफ आदमी की गैर मौजूदगी में उसके घर की इज्जत से खेल रहा था। मधुश्री का पति तो पत्नी को कत्ल कर डालता अगर हम बीच में पड़कर उस औरत को न बचा लेते। वो इतनी ज़ख्मी थी कि उसे अस्पताल ले गए हैं और उसका पति थाने में बैठा है। हमने गवाही दी है कि पति पत्नी का किसी मामूली घरेलू बात पर झगड़ा हो गया था। बात रफा दफा कर दी है, हमने करण का नाम नहीं आने दिया, वरना हमारा मोहल्लेदार जो बेचारा इतने साल बाद घर से दूर बच्चों के लिए कमा कर लाया था,
उसके बच्चे बाप के प्यार से वंचित हो जाते। आप इसी समय उसका मकान खाली कर दीजिए और सामान ले जाइए। पुलिस के चक्कर में ना पड़े, वरना ज़्यादा मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मोहित ने ही करण को ये मकान किराए पर दिलवाया था और सब जानते थे कि ये दोनों रिश्तेदार हैं। वो मेरे पति पर भरोसा करते थे, उनकी इज्जत करते थे। हम बहुत समय वहाँ रह चुके थे। मोहित की साख अच्छी थी तो मोहल्ले वालों ने उन पर विश्वास किया। मेरे पति ने उन लोगों से वादा किया कि ये काम हो जाएगा, चिंता ना करें। फिलहाल मैं सामान लेकर जा रहा हूँ अपने घर, अमानत के तौर पर रख लेता हूँ और करण भी इधर अब नहीं आएगा। अच्छा हुआ आप लोगों ने पुलिस में ऐसा बयान देकर हमारी इज्जत रख ली, वरना तो सच में गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। इस तरह कुछ मोहल्ले वालों की मौजूदगी में मोहित ने करण का सामान उठाया और सबसे माफ़ी भी मांगी ताकि मामला रफा दफा हो जाए। इसके बाद वो भी उस मोहल्ले में नहीं गए। करण ने तो खुद को काफ़ी समय अंडरग्राउंड रखा। पता नहीं मधुश्री को उसके पति ने माफ़ कर दिया, तलाक दे दी। लेकिन इस हादसे से करण के तो दिमाग ठिकाने आ गए। उसने बुराई से क्षमा मांग ली और अपनी बेटी को हमें फिर से सौंप दिया। मुझसे कहा कि दीदी किरण को आप ही रखो, इसे अपने ही बेटी समझो। तब मैंने भी सुख की सांस ली और अपने स्वर्गीय बहन की बेटी को हमेशा गले से लगा कर रखा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।